संबोधित किया था। उस वक्त में कम उम्र का था, छोटा था। ये तीसरी पीढ़ी में धौलपुर में आप तशरीफ लाएं। मेरे पास लफ्ज नहीं कि किन लफ्जों में आपका इस्तकबाल करूं। ये धौलपुर की सरजमी जहां तीर्थराज मचकुंड निवास करते हो, जहां अब्दाल शाह की नगरी हो, रणछोड़ दास की नगरी हो, ऐसी सरजमी पे चौधरी साहब आपका पदारोपण हुआ है। हम आपकी इस दरिया दिली का और आपकी इस महानता के कायल हैं, और आपने हमारे छोटी सी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, और आज आपके बीच में, हम सब के बीच में चौधरी साहब हैं। मैं बहुत मुख्तसर सी बात में चौधरी साहब के साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार सारंग जी, हमारे राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, और यहां पर जितने महान विभूतियां, राजस्थान के झुंझुनू से लेके रालौद के सारे अध्यक्ष, झुंझुनू से लेके, भरतपुर से लेके, आगरा से लेके, यहां धौलपुर में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं, तहे दिल से करते हैं। धौलपुर की जनता के माध्यम से हमारी मां बहनें जो घर से कम निकलती हैं, उनके देखिए, मैं सैफ भाई, इरफान भाई ये सहयोग करेंगे। जो सैफ भाई हैं वो मुस्लिम समाज के बाड़ी के अध्यक्ष हैं, इरफान भाई एक चेयरमैन हैं। ये ताजपोशी करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, आदरणीय जैन साहब चौधरी साहब का। चांदी के ताज के साथ, मुकुट के साथ धौलपुर की सरजमी पर इस्तकबाल। मैं मेरे कार्यकर्ता आरिफ, बंटी, इरफान, सिराज अहमद से दरख्वास्त करूंगा कि जल्दी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। आप जो मैं बोलूं नाम, सबसे पहले ताज गदा चौधरी जैन सिंह जी को दें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री साथ में रहेंगे और ये गदा उनको अर्पित करेंगे। ये नाम बोल दो, ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ बोल दूंगा। अभी बोलना माने बाद में, तुम बैठ जाओ, मुझे डायरेक्शन मत दो। ये ताज हमारे इरफान भाई एक चेयरमैन बाड़ी, सैफ अली खान, अकबर भाई सैपऊ, और जैन जी का इस्तकबाल पगड़ी पहनाकर मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी से दरख्वास्त करूंगा वो पगड़ी पहनाएं और माला
गुलाब की माला से स्वागत करें। जल्दी जल्दी आए, कार्यकर्ता सब आ रखेंगे, तुम चले जाओ। ये इस्तकबाल, ये प्रोग्राम बहुत जल्द खत्म होगा। और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। चौधरी जैन सिंह जी और मंच पर विराजमान हमारे राज्य मंत्री जी का इस्तकबाल हरिप्रकाश जी, जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, वो उनका स्वागत करेंगे। मंच पर हमारे राष्ट्रीय नेता त्रिलोक चंद जी त्यागी और उससे आगे गुड्डू भैया, मदन भैया, जिनने धौलपुर में 2 दिन रहकर हमारा पूर्ण सहयोग किया है, ऐसे मदन भैया, गुड्डू भैया से हम निवेदन करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं से कि उनका स्वागत करें। हाँ करो करो करो। मदन भैया, गुड्डू भैया इस तरफ तशरीफ रखते हैं, जो कैप पहने हुए हैं वो मदन भैया हैं, और जिनका स्वागत हो रहा है वो हमारे सादाबाद के विधायक गुड्डू चौधरी जी हैं। जितने लोग हैं उनका मंच पे साफे से और माला से हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि उनका स्वागत करें। मंत्री जी तशरीफ ला चुके हैं। मैं वापस से दरख्वास्त करूंगा हमारे हरप्रकाश जी से, अतर फारूकी जी से, कि वो मंत्री जी का साफा पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत करें। मैं त्रिलोक चंद त्यागी जी से दरख्वास्त करूंगा वो आए। गुड्डू भैया, मदन गुड्डू भैया आइएगा, आप आइएगा। चौधरी साहब, पहले चौधरी साहब मुखातिब हो जाएं आपसे। गुड्डू चौधरी, सादाबाद, आपके बॉर्डर से लगे हुए। राम राम साहब, आज इस धौलपुर की पावन धरती पर किसान सभा को संबोधित करने आए मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में मंत्री और हमारी पार्टी के विधायक आदरणीय सुभाष गर्ग जी, मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी, राजस्थान राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सारंग जी, हमारी राष्ट्रीय लोकदल से उत्तर प्रदेश के खतौली से चुनाव जीते मेरे बड़े भाई मदन भैया जी, आगरा के जिले अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल महेश जाटव जी, मथुरा के जिलाध्यक्ष, सभी सम्मानित राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण, सभी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं और सामने बैठी सरदारी के सभी के चरणों में नमन और वंदन करता हूं।
आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि विदित है कि राजस्थान में चुनाव की रणभेदी बच चुकी है और उसी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी आज किसान, दलित, मजदूर, कमजोर और कमेरे वर्ग को एकत्रित करने के लिए सबसे पहले राजस्थान की इस धौलपुर की पावन धरती पर एकत्रित हुए हैं और आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से गठबंधन की सरकार राजस्थान में चली और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से गरीबों, मजदूरों और कमजोरों का विकास हुआ, उनकी दिशा में सुधार हुआ, आप उसी को बनाए रखने के लिए आगामी चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। यही आपसे गुजारिश करने के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में जिन्होंने बाय इलेक्शन में एक कीर्तिमान स्थापित किया, चौधरी जैन सिंह जी के नेतृत्व में ऐसे महान नेता हमारे साथ में हैं और मैं उन्हें दावत दे रहा हूं, मदन भैया जी को, जो भैया जी के नाम से सारे उत्तर प्रदेश में जाने जाते हैं, वो अपने विचार रखें। राम राम साहब, आज धौलपुर की सरजमीं पर इस किसान सम्मेलन में उपस्थित और हमारे इस किसान सम्मेलन के मुखिया व हमारी पार्टी के व किसानों व कमेरों के एक ज्योतिपुंज के रूप में उभर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी और इस सम्मेलन को सफल करने के लिए लगे हुए यहां के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान जी वे यहां पर किसानों के बीच में लोकप्रिय चौधरी हरबीर सिंह सांवरा जी, यहां पर राजस्थान सूबे के मंत्री सुभाष गर्ग जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी, यशवीर चौधरी जी, हमारे साथ विधानसभा में साथी विधायक गुड्डू चौधरी जी, वे ब्रज क्षेत्र के तमाम और राजस्थान के तमाम लोकदल के और गठबंधन के हमारे मजबूत साथीगण। साथियों, आज समय वो आ गया है कि केवल वोट की राजनीति चलती है, लेकिन एक समय था कि लोग किसानों की राजनीति करते थे, कमेरों की राजनीति करते थे, दलितों के और मजलूमों की राजनीति करते थे। लेकिन आज व्यक्ति को केवल वोट बैंक में तब्दील कर दिया गया है। मैं बधाई देना चाहूंगा चौधरी जैन सिंह जी को
कि इन्होंने वोट की राजनीति ना करके पुनः किसानों को, कमेरों को और उन वर्गों को जो है संगठित नहीं है, जिनको सरकार के लाभ नहीं मिल रहे हैं, उनको एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। और इस बीड़े के रूप में ये किसान सम्मेलन पूरे देश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हुए हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, क्योंकि आज अगर सबसे बेसहारा है तो किसान और कमेरा वर्ग है। आज हम आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमें फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार ने कहकर धरना उठवा दिया, लेकिन वो अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। आज केवल जाति की राजनीति की जाती है, लेकिन जातियों के उत्थान की बात कोई नहीं करता है। जातियों के नौजवानों को नौकरी देने की बात कोई नहीं करता है। केवल जाति से काम नहीं चलेगा, जाति में जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान करना होगा, और उनका उत्थान करने के लिए लोकदल ने बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में हम एक अलग जगा रहे हैं, और आपके सहयोग से हमें उम्मीद है हम इस अलख में कामयाब होंगे, और अलख में कामयाब ही नहीं होंगे, हम इस सूबे में पुनः सरकार बनाने में भी कामयाब होंगे। बाकी आप समझदार लोग हैं। सबसे पहले जो सम्मेलन आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हमारे बृहद क्षेत्र के हैं, वो था भाईचारा सम्मेलन। क्योंकि देश में भाईचारा कमजोर पड़ गया था, टूटने के कगार पे था। आज ये राष्ट्रीय लोकदल की ताकत है कि आज वो लोग भी जिन्होंने भाईचारा बिगाड़ा है, भाईचारे की बात करने लगे हैं। मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं, सगीर साहब जी को बधाई देना चाहता हूं, हरबीर जी की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक सफल किसान सम्मेलन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुक्रिया। एक आवश्यक सूचना, ठाकुर ओम प्रकाश सिकरवार जी, प्रांतीय उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश, ये अपनी पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आएं, मंच पे आ जाएं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका स्वागत करेंगे, शामिल करेंगे। इनके प्रेरणा सूत्र रहे नेतपाल सिंह जी चाहर, जिन्होंने शामिल कराने में बड़ी भूमिका अदा की है। देखिए, इसके बाद मेरे पास चंद ही वक्ताएं हैं, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जितने धैर्य से आप सुन रहे हैं, और अगले वक्ताओं से भी दरख्वास्त है, हमारी इस महफिल की रोशनी, हमारी इस महफिल की शमा चौधरी जयंत सिंह जी हैं, जिनको बेताबी से, बेकरारी से लोग सुनना चाहते हैं। अगले वक्ताओं से दरख्वास्त है कि चंद लफ्जों में अपनी बात रखें और मौका दें चौधरी जयंत सिंह ज्यादा से ज्यादा अपनी बात रख सकें। और मैं इस अशार के साथ अगले वक्ता को बुलाऊंगा कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हस्ती, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हस्ती। यह एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, यह एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। और यह अर्ज करना चाहूंगा शान में कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूं। अब इस अशार के साथ
यशवीर सिंह जी से मैं दरख्वास्त करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। यशवीर सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय चौधरी जयंत सिंह जी, यहाँ के राजस्थान के मंत्री भाई त्रिलोक जी, गुड्डू भैया, मदन भैया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किशन कुमार सारन जी और मेरे मंच पर बैठे सभी राजस्थान के सभी वरिष्ठ नेतागण, बुजुर्गों और साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आज धौलपुर की सरजमी में चौधरी जयंत सिंह जी का आगमन हुआ है। चौधरी जयंत सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस देश के किसानों की धड़कन, इस देश के रहनुमा, महान नेता चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र हैं। और जो ज्वाला, जो अग्नि दिल्ली में चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए जलाई थी, आज उस मसाल को लेकर चौधरी जयंत सिंह जी पूरे देश में जा रहे हैं। किसान और किसानी दोनों आज किस बुरी स्थिति में है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल पहले सरकार ने कहा था हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और वो दुगनी तो रही अलग। मैं दावे के साथ कर सकता हूं, सरकार का कोई नुमाइंदा हो या उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा हो, किसान की आमदनी 5 साल में घटी है। जितनी दूसरी चीजों के दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से किसान की फसलों के दाम नहीं बढ़े, तो किसान की आमदनी दुगनी कैसे हो गई? किसान तो और घाटे में रहा। इस घाटे का अनुमान अगर लगाया जाए तो चौंकाने वाले हैं। 2010 से लेकर 2016 तक केवल 6 वर्षों में हिंदुस्तान का किसान 45,000 करोड़ की लूट का वो हुआ है, लूट हुई है उसकी। उसके बाद ही सरकार ने कहा कि हम एमएसपी बढ़ा देंगे। एमएसपी जैसी बढ़ी, आप लोगों को भी मालूम है कितना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ। 700 से ज्यादा किसान मारा गया। सरकार की जू नहीं रहेगी। उसके बाद कृषि कानून वापस लिए गए। आज हम कहना चाहते हैं, अगर वो कृषि कानून इतने लाभदायक थे तो हिंदुस्तान का किसान खुद उसकी मांग करता कि ऐसे कानून बनने चाहिए, लेकिन पूरे देश के किसानों ने उसका विरोध किया और सरकार ने वो कानून वापस लिए। राजस्थान वैसे भी सिंचाई की कमी होने की वजह से और जमीन भी इतनी उपजाऊ न होने की वजह से यहाँ का किसान हमेशा किसी ना किसी उसमें फंसा रहता है। सूखा है या बिजली की कमी है, सरकारें हमेशा वायदे करती रहती हैं, लेकिन वायदे केवल वायदों के लिए रह जाते हैं और किसान वहीं का वहीं खड़ा है। और किसान ही नहीं, किसान के साथ जो मजदूर जुड़ा है, गांव का और आदमी जुड़ा है, वो भी उससे त्रस्त रहता है। आज अगर हमको किसान को और मजदूर को, उसके साथ जो और लोग हैं, छोटे धंधे के लोग, अगर उनको अपने आप में खड़ा होना है, मजबूती के साथ खड़ा होना, अपने हकों की लड़ाई लड़नी है, तो एक पुरानी याद कर लो, चौधरी साहब की वो विचारधारा जो गांधीयन विचारधारा थी, जिन्होंने गांधी जी का झंडा लेकर इस देश में किसान और गरीब को और गांव को आगे बढ़ाया। इसलिए गांव के लोगों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए आज भी मैं कहता हूं, चौधरी अजीत सिंह जी का झंडा लेकर के आगे बढ़ो, तभी किसान और गरीब और गांव आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा नहीं कह सकता कहना, आदरणीय जयंत जी बोलेंगे
और यही आह्वान करता हूं कि सर्व समाज के लोग सारे भेदभाव बुलाकर अपनी जात का दायरा बढ़ाना है, वर्गों का दायरा बढ़ाना है, किसान और मजदूर को एक साथ लाकर हिंदुस्तान की को जिसका नाम चौधरी जयंत सिंह जी है उसको आगे बढ़ाना है। मैं बहुत नहीं कहता, जयंत जी स्वयं बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी दरख्वास्त है अगले वक्ता जो भी आए संक्षिप्त में अपनी बात रखें। लोग बेताब हैं, बेकरार हैं, इंतज़ार है हमारे चौधरी साहब का। अब मैं अगली कड़ी में दावत दे रहा हूं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री त्रिलोक त्यागी जी, उनका इस्तकबाल करें और मैं उन्हें दावत दे रहा हूं कि वो आएं और अपने विचार रखें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष कृष्ण सारंग जी, हमारे बीच में आप सबके महबूब नेता और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के वारिस और देश के किसानों और नौजवानों की आशा की किरण जयंत चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर यशवीर गुर्जर जी, राष्ट्रीय सचिव महेंद्र प्रताप जी, हमारे बीच में राजस्थान के मंत्री सुभाष गर्ग जी, विधायक मदन भैया जी, गुड्डू चौधरी जी, चार साहब, चेयरमैन साहब, राजस्थान के तमाम नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपके सामने बात रखी है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आज सगीर भाई ने, जो आपके महबूब नेता हैं और यहाँ के विधायक रहे हैं, उन्होंने आज एक कार्यक्रम यहाँ रखा है और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को आमंत्रित किया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सगीर भाई को, उनके सभी मित्रों को, उनके साथियों को, जिले के पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम धौलपुर में कराने का काम किया। ये पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जिसका आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं, लोकदल का मतलब चौधरी चरण सिंह जी की नीतियां, लोकदल का मतलब गांव, गरीब, किसान, मजदूर जिनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम लोकदल करता है। और चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जिनके लिए कोई नहीं लड़ रहा है, जिनकी बात कोई नहीं कर रहा है, मैं उनके लिए ऐसा दल बना रहा हूं, मैं उनके लिए ऐसे दल का निर्माण कर रहा हूं जो सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ेगा। ये चौधरी चरण सिंह जी ने जयंत चौधरी या त्रिलोक त्यागी के लिए नहीं बनाया था, ये दल आपके लिए बनाया था कि ये आपके लिए लड़ने का काम करेगा, आपके लिए संघर्ष करेगा। इस बात का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जब लोकदल में जयंत चौधरी जी की चर्चा होती है तो मैं एक बात आपसे साफ कह सकता हूं कि आज देश भर में तमाम नौजवान राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। मैं किसी का नाम आपसे लूं, आप सब जानते हैं देश भर में तमाम नौजवान पार्टियों के अध्यक्ष भी हैं, नेता भी हैं, पर आपके सामने एक बात कह सकता हूं और आपसे कह रहा हूं कि जयंत चौधरी से समझदार, जयंत चौधरी से ज्यादा शालीन और सुलझा हुआ दूसरा नौजवान राजनीति में नहीं है। ये मैं आपके सामने कह रहा हूं और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जयंत चौधरी की रगों में चौधरी चरण सिंह की विरासत बसी हुई है। चौधरी चरण सिंह गांव के, गरीब के, किसान के, छोटे दुकानदारों के, माइनॉरिटी के
अगर लोगों को पता होगा सगीर भाई, चौधरी चरण सिंह एक सीट से खुद लड़ते थे तो बराबर की सीट से मुसलमान साथी को लड़ाते थे। चौधरी चरण सिंह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। चौधरी चरण सिंह के जमाने में जाति धर्म की बात नहीं होती थी, आज जाति की बात हो रही है। पूछते हैं कि सुभाष गर्ग किस जाति के हैं, और हम तो भाई देखो बुरा मत मानना, ये दो जाति ऐसी हैं, यादव और त्यागी, है तो सीधा अपना नाम लिख देते हैं, आगे इनका तो पहले ही पता चल जाता किस जाति के हैं। जातियों की चर्चा नहीं करते थे। और चौधरी चरण सिंह जी ने सभी को इकट्ठा करके एक किसान जाति का निर्माण किया। चौधरी चरण सिंह जी ने किसान जाति बनाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तमाम लोग जयंत चौधरी के पीछे लामबंद हो जाओ। जितने नौजवान यहां खड़े, आज पूरे रास्ते नौजवानों ने स्वागत किया, मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं आपका भविष्य उज्जवल है और जयंत चौधरी का भी भविष्य आपकी बदौलत उज्जवल रहेगा। यह भी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि चौधरी चरण सिंह के कामों पर अगर मैं चर्चा करूंगा तो सगीर भाई पूरा यहां 4 घंटे की बात हो जाएगी। मैं केंद्र की 2 बातों का जिक्र जरूर करूंगा आपसे। चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट सचिव से पूछा कि शहरी विकास मंत्रालय तो आपने बना रखा है शहरी लोगों के लिए, में 80% गांव के लोग जो रहते हैं इनके लिए क्या आपने बनाया? आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की और आधा बजट उसको अलॉट करने का काम किया गांवों के लिए, वो थे चौधरी चरण सिंह। उन्होंने नाबार्ड बैंक बनाया, एक ऐसा बैंक बना दिया जो सिर्फ किसानों को कर्जा देगा। ये तमाम सवाल हैं। अजीत सिंह जी के बारे में आप जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने तमाम काम किसानों के लिए किए। और एक काम का जिक्र कर रहा हूं, नरसिंह राव की सरकार थी, सुभाष जी, प्रस्ताव आ गया कि किसानों पर इनकम टैक्स लगेगा। चौधरी अजीत सिंह ने, यशवीर सिंह जी मौजूद हैं, मैं युवा जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हम सब लोगों को बुलाया, 20 MP थे हमारे, और कहा कि भाई इनके पास तो बेचारों के संदूकड़ी भी नहीं है, ये कहां इनकम टैक्स के कागज रखेंगे, इनको तो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर लूट लेगा, और अगर ये सरकार किसानों पर इनकम टैक्स लगाएगी तो मैं इस सरकार को गिरा दूंगा। और नरसिंह राव जी को चिट्ठी लिख दी। चौधरी अजीत सिंह की चिट्ठी का रिजल्ट है, जसवीर सिंह जी आप गवाह उसके, कि आज तक हिंदुस्तान के किसान पर इनकम टैक्स नहीं लगा है, ये चौधरी अजीत सिंह थे। ये भी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि चुनाव आ रहा राजस्थान में, सुभाष गर्ग आपके बीच में बैठे हैं, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। जो सरकार चल रही है राजस्थान में, हम उसके पार्टनर हैं, हम मिलकर हैं, हम मिलकर चुनाव लड़े हैं, हमारा मंत्री सरकार में है। जितने काम इस सरकार ने सुभाष जी ने किए हैं, सुभाष जी बताएंगे, बहुत काम किए हैं। और एक जिक्र करूंगा केवल इस सरकार का, जो 14 में आई थी, उसने कहा था कि 15-15 लाख को में वापिस करा देंगे। कहां का पैसा था? जो भ्रष्टाचार से गया था और स्विट्जरलैंड बैंक में जमा था। और एक बाबा रामदेव हैं, मैं करता हूं कि बाबा जी अब मांग करो कि पैसा वापिस आ जाए। मैं बाबा जी से भी कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं भ्रष्टाचार का नमूना, कि जितना पैसा 14 में जमा था उसका जस्ट डबल अब स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा हो गया। ये है सरकार, ये किसका रुपया, इसको वापस लाने का काम करो। बहुत बातें हैं, मैं चर्चा करूंगा, लंबी बात हो जाएगी। जयंत चौधरी जी को आपको सुनना है। मैं इतना ही आपको इशारा करते हुए कि अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अगर अपनी खेती को फलना फूलना चाहते हो, रोजगारी चाहते हो, नौजवानों को काम चाहते हो, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि दोनों हाथों को काम दो। गांधी जी की पॉलिसी थी कि हम लघु उद्योग के हामी हैं। आज तो हम भी चर्चा कर रहे थे गाड़ी में, आज जो काम हो रहा है वो मशीनों से हो रहा, अलग बात है। अब तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि ड्राइवरलेस ट्रेन चलाऊंगा। और मैं आपके बीच में मांग करता हूं कि मोदी जी
एक एक ट्रेन पे 3-3 ड्राइवर लगा दो किस्तों में, जिससे 3 घरों में चूल्हा जले, 3 घरों को काम मिले। हमें ड्राइवरलेस ट्रेन की जरूरत नहीं है भारत में। अमेरिका की नकल मत करो, उनका क्षेत्रफल आपसे 4 गुना है, आपकी आबादी उनसे 5 गुना है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। चौधरी चरण सिंह की नीति थी, कपड़ा, जूता, साइकिल, पेंसिल, दिया सलाई सब हाथ से बन सकता है। बेरोजगार नौजवानों को सरकार सस्ते ऋण पर 4% पर 50-50 लाख रुपए लौट करे और ये फिर अपना उद्योग लगाए और अपने परिवार के लोगों को कामों में लगाएंगे, तब देश से बेरोजगारी मिटेगी, तब इस देश तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोकदल। मैं पूरे धौलपुर जिले की तरफ से और ख़ास तौर से हमारी अक़लियत की तरफ से जयंत चौधरी साहब, उनकी पीड़ा और उनकी तकलीफ इन 2 अशहारों के साथ हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। और मैं इस शेर के साथ के हमी से रंगे गुलिस्तां और हमी से रंगे बहार और हमी को नज़्मे गुलिस्तां पे अख्तियार नहीं, ये हमारी कौम की पीड़ा है। इसी के साथ राजस्थान के मंत्री जो हमारे आरएलडी को रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस की हुकूमत में, मैं उनको दावत दे रहा हूं, आए और उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल करें। आदरणीय सुभाष गर्ग जी। राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में आयोजित आज इस किसान सम्मेलन के मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षण, किसानों के नेता, युवाओं की आवाज, आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी। इस कार्यक्रम का आयोजक श्री सगीर साहब, माननीय विधायकगण, त्रिलोक त्यागी जी, चौधरी यशवीर जी, के सारण साहब, हमारे भरतपुर से आए हुए जिला लोक दल के अध्यक्ष श्री संतोष फौजदार जी, भाइयों और बहनों, युवा साथियों, मीडिया फ्रेंड्स, सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से विधायक होने के नाते पड़ोसी जिले का, भरतपुर का और राजस्थान सरकार की ओर से माननीय जयंत चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि इस धौलपुर की धरा पर पधार करके आपने किसानों को संबोधित करेंगे। भाइयों और बहनों, मेरे से पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने, जो हमारे यूपी के माननीय विधायकगण हैं, सबने अपनी अपनी बात कही है और मुद्दे रखे हैं। त्रिलोक जी ने अभी मेरे से पहले बात रखी है। मैं तो केवल चर्चा करना चाहूंगा राजस्थान सरकार की। आप सब जानते हैं कि राजस्थान सरकार एक गठबंधन की सरकार के रूप में है और मैं गठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। यह सारा श्रेय माननीय जयंत चौधरी जी को जाता है। भरतपुर से विधायक चुना गया, पहली बार एमएलए बना और पहली बार में मंत्री बना दिया गया। ये राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की वजह से हो पाया। तो मैं अपनी ओर से माननीय जयंत चौधरी जी का और लोकदल के सभी पदाधिकारियों का और यूपी से आए सारे लोगों का, जिन्होंने मेरे विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, उनको भी सलाम करता हूं। भाई और बहनों, एक किसान सम्मेलन ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है कि जब देश के सामने बड़ी भयंकर चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन हुआ है, इंडिया। राज्य में गठबंधन पहले से ही लोकदल और हमारी कांग्रेस का चल रहा है, दोनों पार्टियों का। और उसी क्रम में मकसद एक ही है, चाहे वो इंडिया का मकसद है, चाहे राजस्थान के हमारे लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन का मकसद है बीजेपी को हराना किसी भी कीमत पर। आप सब जानते हैं, जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मुद्दों की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, केवल एक ही मुद्दा रहता है, भावनात्मक आधार पर लोगों को भड़काइए और अपना काम निकालिए। मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। आप सबको मालूम है, धौलपुर वालों को मैं सलाम करता हूं और पूर्वी राजस्थान को भी सलाम करना चाहता हूं।
जयंत चौधरी जी, आप जानते हैं 42 में से 38 सीट कांग्रेस और गठबंधन की हैं। पूर्वी राजस्थान ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने में, गठबंधन की सरकार बनाने में। और उसी को लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं वो आप सब जानते हैं, धौलपुर वाले तो खूब विशेष रूप से जानते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो 10 फ्लैगशिप योजना है, किसानों को राहत देने का काम किया, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का काम किया, 100 यूनिट बिजली फ्री, और 200 से सारा जो है फ्यूल चार्ज सारा बिजली पर खत्म कर दिया। 2000 यूनिट किसानों को, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता कहां से जाता है? गांव से जाता है। अभी बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय चौधरी चरण सिंह ने, जो अजीत सिंह जी के उसमें स्थापित हुआ था पहली बार, जब वो आजाद भारत के पहले मंत्री जब और उस रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में उन्होंने काम किया, उनकी देन थी। तो उस रूप में किसानों को राहत देने का काम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत शोर मचाते हैं आयुष्मान आयुष्मान आयुष्मान। अरे 5 लाख दे रहे हो, हमारी सरकार गठबंधन की सरकार दे रही है 25 लाख रुपए का बीमा और 10 लाख रुपए का एक परिवार का दुर्घटना बीमा। कितने लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। और सिलेंडर आप देखते हैं, जहां इनके जब आए थे, आपको ध्यान है किस तरह से बीजेपी वाले बैलगाड़ियों में और उसमें चल रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। और वो जब सिलेंडर का भाव था 300 रुपए, आज सिलेंडर का भाव हो गया 1200 रुपए। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काम किया 500 रुपए में उस वाले को कनेक्शन देने का 500 रुपए। युवाओं को रोजगार, कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम योजना, 2 करोड़ रोजाना, बोला हर वर्ष जो है हम रोजगार देंगे सरकारी क्षेत्र में। पूरे देश में एक ही प्रदेश है राजस्थान में, चुनौती दे रहा हूं बीजेपी वालों को, जहां सबसे अधिक सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई। 1,85,000 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1,65,000 विचाराधीन है और जो जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। किसानों के संदर्भ में देखा जाए इतनी इंसेंटिव्स दिए हैं, अगर उस योजना को आप पढ़े वो काम किया। प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग, जब जब कांग्रेस की सरकार आई और इस बार जो गठबंधन की सरकार बनी, उसमें जो प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग पट्टे देने का जो काम किया है, आपके अभी नगर पालिका ने खूब सारे पट्टे दिए होंगे और पंचायतों ने पट्टे दिए होंगे, वो राहत देने का काम किया है और बड़े नॉमिनल उस पर बहुत कम खर्चे पर घर बैठे आपको पट्टा दिया गया है। महंगाई राहत कैंप आप देखिए, और सबसे बड़ा काम, महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं, 1.5 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण करने का काम शुरू हो चुका है। कुछ को तो मिल भी गए होंगे और उसमें हमारी बेटियां जो कक्षा 9 से 12 तक पढ़ रही हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हैं, या जिस महिला ने नरेगा में 125 दिन का काम किया है, उनको स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो चुका है और वो कैंपों के माध्यम से आपको किया जा रहा है। क्यों? क्या आपको जानकारी मिल सके कि हमारी सरकार की क्या योजनाएं हैं, घर बैठे ऑनलाइन जो आप अप्लाई कर सको, अपने फायदे देख सको, यह काम किया जा रहा है। इसी तरह से गरीब लोगों के लिए चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है, चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत है, और उसी फिलॉसफी को लेकर आगे चल रहे हैं कि किसान की बात करें, गरीब की बात करें, मजदूर की बात करें, कमजोर वर्ग की बात करें, दलित की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, और कमजोर वर्ग के जो लोग किसी भी वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं, उसकी बात करें। ऐसी सरकार होनी चाहिए और ऐसी सरकार देने का काम हमारी सरकार ने राजस्थान में किया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसने किया है। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि देश और दुनिया में सबसे अधिक राजस्थान के मॉडल को गवर्नेंस के रूप में सराहा गया है और अब मौका है 2023 का। भाई और बहनों, निश्चित रूप से हम गठबंधन के रूप में ही सरकार जो है, हम चाहते हैं पुनः सरकार वापिस आई सत्ता में। अदरवाइज ये देख लेना, बड़ा खतरा है देश के समक्ष, संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हुए हैं, और अगर इनको मौका मिल गया दोबारा तो संविधान को ही गायब कर देंगे। देख रहे हैं, नीति आयोग के सदस्य कहते हैं कि नए संविधान लिखने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल वो डिबेट कर रहे हैं कि भारत में नए संविधान लिखने की जरूरत है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था ये संविधान, कितने लोगों ने अपनी जीवन श्रम दे करके और इसकी रचना की थी। और वो खतरा अम्बेडकर साहब का मुझे ध्यान है, उन्होंने कहा था कि संविधान तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये संविधान जब भी अच्छा होगा इसको उपयोग करने वाले लोग अच्छे होंगे,
तो संविधान का उपयोग करने वाले लोग गलत होंगे तो उनको गलत संविधान लगेगा। मैं इस मौके पर ईआरसी का भी जिक्र करना चाहूंगा। इन्हीं की सरकार ने जब मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, ईआरसीपी की योजना बनाई थी और वो 13 जिलों की लाइफ लाइन है, जिसमें धौलपुर है, भरतपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, बारा है, कोटा है, दौसा है, अलवर है, जयपुर है, अजमेर है। इन्हीं की सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा जी ने योजना बनाई और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कहते हैं कि ये योजना बेकार है। उन्हीं के सलाहकार जो आज वर्तमान में उनके मंत्रालय में काम कर रहे हैं, वो ही उस कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने बाकायदा जल बोर्ड से वो ईआरसीपी की योजना स्वीकृत हुई थी। क्यों? कि वो वसुंधरा जी को श्रेय नहीं देना चाहते। और भी देखा, भरतपुर आए थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, कह के गए कि ईआरसीपी में गुमराह किया है, मैं चुनौती दे रहा हूं। उन्होंने चुनौती दी थी अखबार में, मैं चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वो आए, खुले मंच पर बहस करें कि अभी वर्तमान में 23 बांध भरतपुर के भी जोड़ दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो 34,000 करोड़ की योजना थी, केंद्र सरकार उसको केंद्रीय योजना स्वीकृत नहीं कर रही, जबकि राजस्थान के जो मंत्री हैं वो केंद्र में जल संसाधन मंत्री हैं। पूरे देश में 16 परियोजनाएं, राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही हैं और मुझे धिक्कार है इन सभी सांसदों पर और गजेंद्र सिंह शेखावत जी पर भी कि वो प्रदेश की एक योजना ईआरसीपी जो उन्हीं की पार्टी की मुख्यमंत्री ने बनाई उसको स्वीकृत नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या कहा, कुछ भी हो जाए, मेरा खजाना खाली हो जाए, ईआरसीपी योजना को मैं पूरी करूंगा। और 13,000 करोड़ रुपए 13,000 करोड़ रुपए रेखांकित करके बजट अलॉट किया और काम शुरू हो चुका है। कहा कि भरतपुर जिले को पानी नहीं मिलेगा, धौलपुर को नहीं मिलेगा। भरतपुर को 26,000 समथिंग क्यूबिक मीटर पानी मिलने वाला है। मेरे पास नोट है। एक भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके, फरेब की राजनीति करके, एक माहौल डर और नफरत का पैदा करके ऐसा करना चाहते हैं जैसे कि पुनः सत्ता में वापसी आ जाए। मित्रों, भाइयों और बहनों, देश के समक्ष बहुत बड़ा खतरा है और हम सबको एकजुट होकर के वो सरकार बनानी चाहिए जो किसानों की आवाज सुने, मजदूर की आवाज सुने, गरीब को गणेश मान करके काम करे, ये सब करे और वो हमारी सरकार कर रही है। उसमें लड़ाई में माननीय जयंत चौधरी जी आप देख रहे हैं लगातार राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी फिर जा रहे हैं बॉम्बे और राजस्थान के हितों पर भी बात करेंगे और मुद्दों पर भी बात करेंगे। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और साथ ही सगीर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक शानदार सम्मेलन यहाँ किया इस धौलपुर की भूमि पर और एक रास्ता खोला है, क्योंकि सरकार का रास्ता इस पूर्वी द्वार से ही जाता है और धौलपुर और भरतपुर ये पूर्वी द्वार है हमारा लोहगढ़ का। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे मंत्री जी और इस अशार के साथ दावत दूंगा मैं कि आंधियां मगरूर दरख्तों को मिटा देती हैं, तेज हवाएं चिरागों को बुझा देती हैं, चिंगारियां शोलों को हवा देती हैं। अपना किरदार सवार मगरूर न बन, मदहोशियां इंसान को हैवान बना देती हैं। मैं दावत दे रहा हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, वो आए कृष्ण कुमार जी और अपने विचार रखें। कृष्ण कुमार जी। आज की सभा के हमारे मुख्य आकर्षक, हमारे मार्गदर्शक जयंत चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह जी, हमारे मार्गदर्शक त्रिलोक जी त्यागी साहब, यूपी से पधारे हुए हमारे क्रांतिकारी 2 विधायक गुड्डू जी और मदन भैया जी, और मंच पे विराजे हुए हमारे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और साथीगण, माताओं और बहनों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज मैं पहली बार धौलपुर की धरती पर सभा में आया हूं। वैसे तो धौलपुर कई बार आने का अवसर मिला है और आप लोगों की उत्साह को देख करके ऐसा लगा कि परिवर्तन की डोर जो है ये पूरब के इस कोने से राजस्थान के अंदर शुरू होने वाली है और
एक नया इतिहास राजस्थान की धरती पे वापस स्थापित होने वाला है। ये वर्तमान सरकार वापस रिपीट करने वाली है, ऐसा लगने लगा है। जयंत चौधरी हमारे बीच बैठे हैं। जयंत चौधरी वो शख्स हैं जिनका हर कदम चौधरी चरण सिंह जी की एक एक याद दिलाता है। चौधरी साहब के काम किए हुए लोग हमारे बीच में बैठे हैं, यशवीर सिंह जी, त्रिलोक जी, मैंने भी उनके अनेक बार दर्शन किए हैं। और जब किसानों को जरूरत पड़ी किसान आंदोलन में, तो देश में सबसे राजनीतिक पार्टियों में सबसे ताकत से और किसान आंदोलन का जिंदा करने का काम किया तो चौधरी अजीत सिंह जी ने किया या जयंत चौधरी जी ने किया। जो किसानों में उत्साह भरने का जो काम किया, आंदोलन को खत्म करने की जो साजिश की यूपी के बॉर्डर पर, उसको जिंदा करने का काम हमारे प्रणेता आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया। और जयंत चौधरी जी को उन्होंने इसमें झोंक दिया, इस आंदोलन को ताकत देने का काम करने के लिए। इस देश में बिगड़ते भाईचारा जो है बहुत दुख का एक मिसाल कह सकते हैं या दुखदारी घटना कह सकते हैं। चाहे वो अभी नुआ की घटना हो या फिर जो है वो घटना मणिपुर की हो। इस देश की मणि को बिखेरने का काम किया। 70,000 से भी ज्यादा लोग जब बेघर होकर के और बैठे हैं और बेशर्मों की तरह सरकार जिस तरह से लोकसभा के अंदर बोली है, वहां जयंत जी ने जो अपनी भूमिका अदा की है वो काबिल तारीफ है। जो भाईचारा कायम करने का जो संकल्प जयंत जी ने लिया, हमारे साथियों ने लिया है जयंत जी के मार्गदर्शन में, उसका कोई तोड़ इस देश के अंदर नहीं है। अभी नुआ की घटना हुई, उसी भाईचारा सम्मेलनों का परिणाम था। एक साजिश रची इस देश के भाईचारों को तोड़ने की, हिंदू मुसलमानों को झगड़ा कराने की, और उसी किसान वर्ग ने जिसमें जागृति पैदा करने का जयंत जी ने काम किया, उसी किसान वर्ग ने आड़ा फिर करके उस नूह में जो घटना घटी उसको रोकने का काम किया। उस घटना के अंदर सबकी पोल पट्टी खोलने का काम किया। वो जयंत जी के मार्गदर्शन का ही परिणाम था। साथियों, चुनाव आ रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, हमारे एकमात्र विधायक पार्टी के यहाँ हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी इनको राजस्थान की सरकार में मिली हुई है। मुख्यमंत्री के बहुत विश्वास पात्रों में भी ये हैं। और आप लोगों से ये अपील करेंगे कि इनको, जयंत जी को ताकत देने का अगर काम करना है तो धौलपुर की परियासी धरती से हमें शुरू करने की आवश्यकता है। दोगे कि नहीं दोगे साथ? ये मुहिम यहां से हम शुरू करेंगे और उसी की आज ये पहला किसान सम्मेलन उसी कड़ी के अंदर ये यहाँ हो रहा है। ऐसा राजस्थान के अंदर हम लगातार अब किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं। जयंत जी के मार्गदर्शन के उसके तहत हम ये आंदोलन लगातार ये सम्मेलन करने की तैयारी हमारी चल रही है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे यहाँ सगीर भाई हमारे कर्मठ साथी हैं और उन्होंने इस शानदार आयोजन यहाँ पर जो आयोजित किया है उसके लिए मैं उनको, उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग उनका साथ दोगे और लोकदल को यहां मजबूत करने का रास्ता दिखाओगे। धन्यवाद। जय हिंद। बाबा, आपके और हमारे खुसूसी मेहमान के बीच में चंद लम्हात का ही डिस्टेंस है और मैं क्योंकि किसानों के मसीहा हैं और किसानों की बात उनको बुलाने से पहले ना हो तो उसके कोई मायने नहीं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि मैं जब देखता हूं भूख से मारे किसानों को, गरीबों, मुफलिसों को, बेकसों और बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तशद्दुद को, अमारत के तकब्बुर को, किसी के चीथड़ों को और शहंशाही खजानों को, तो दिल ताबे नशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूं भी तो ख्वाबावर तराने गा नहीं सकता। इन्हीं अलकाम के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूं। आली जनाब जयंत चौधरी साहब मुखातिब होंगे नारों के साथ। चौधरी जयंत सिंह। सागिर जी के बड़े अच्छे सुंदर बोल हैं
और बार बार दावत दे रहे हैं आने के लिए, तो भूख भी लगाई। तैयारी है साहब। मंचासीन हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, विधायकगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के हमारे कार्यकर्ता, धौलपुर की इस धरती पे जो बुद्धिजीवी यहाँ आए हैं, किसान परिवारों की अगली पीढ़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, मेरी माता बहनें अच्छी संख्या में यहाँ आई हैं। मैं सागर जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत समय से ये मुझे निमंत्रण देते थे किसी न किसी बहाने से, और फिर हमारी चर्चा हुई कि कार्यक्रम रखना है तो किसान के नाम पे आप कार्यक्रम रखिए, और इनकी भी यही इच्छा थी। ये भी उस बात को लेकर प्रसन्न हुए, और बहुत दिनों बाद जो हम दोनों करना चाहते थे वो हुआ। धौलपुर की इस धरती पे आपके साथ इस तरह से रूबरू होने का मौका मिला। अगस्त का महीना काफ़ी सूखा भी था, बारिश नहीं हो रही थी, उसको लेकर भी चिंताएं थीं, और आपकी यहाँ बड़ी अच्छी फसल देखने को मिली है। पिछले सप्ताह बारिश भी हुई। मैंने किसानों से पूछा, वरना जो दलहन की खेती कर रहे हैं, बल्कि बाजरा तो बहुत हार्डी क्रॉप है, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी, नमी नहीं होगी तो नुकसान होगा किसानों। लेकिन अच्छा लगा पूछ के। रास्ते में कई जगह स्वागत हुए, लोगों ने मुझे रोका, मैंने उनसे पूछा तुम ठीक हो, गांव ठीक है, शांति है, खेती ठीक है? तो सब ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और इस काफिले को यहाँ तक पहुँचाया। किसान इस देश में जिसे अन्नदाता कहते हैं, वाकई परेशान है। परेशानियों का, समस्याओं का तो पहाड़ है। रोज वो तय करता है कि मैं चढ़ाई करूंगा, रोज ठोकर खाता है, रोज जो ये सोचता था कि मेरे चाहने वाले हैं, ये मेरी सुरक्षा करने वाले हैं, जिन्हें मैंने मौका दिया है, मेरी मदद करेंगे, ये राहगीर मेरी मदद करेंगे, रोज उनसे जो है वो ठुकराया जाता है। लेकिन फिर नए सवेरे की उम्मीद में फिर उठता है, फिर खेत में जाता है, फिर मेहनत करता है। ये किसान का और किसानी का जीवन है। और उस किसान की परिभाषा में गांव में मजदूर भी आते हैं। मेरे नज़र में गांव में जो दूसरे काम से जुड़े हुए लोग हैं वो भी उसी परिभाषा में आते हैं, क्योंकि वाकई किसान के जेब में जब कोई आमदनी आती है तो खर्चा करने लायक होता है, तो बचत करने की उसकी हैसियत नहीं, वो खर्चा करता है। और वो जो 10 रुपये 20 रुपये खर्च कर रहा है, उसका लाभ उसकी बस्ती में जो दूसरे कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उन सबको भी लाभ मिलता है। तो अभी भी देश में बहुत चीज बदल गई। आधुनिक भारत है। कुछ लोग नया भारत का नारा दे रहे हैं। अब नया भारत में क्या क्या खराब चीजें हो रही हैं वो भी हम लोगों के नजर में आती हैं। लेकिन जैसा भी है, देश बदल रहा है। लेकिन ये चीज अभी भी सही है कि अगर देश को वाकई तरक्की करनी है तो जो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश के विकास का, जो देश की तरक्की का रास्ता है वो खेत और खलिहानों से होकर जाता है, आज भी वो सही है। सरकारों ने अनदेखी की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो घड़ी आ गई है कि लोग उनसे सवाल करेंगे और उनको अपना हिसाब भी देना पड़ेगा और जवाब भी देने पड़ेंगे। कहाँ कमी पेशी हुई। मैं तो ये कहता हूं और खुला आरोप लगाता हूं कि उनकी नीयत में ही खोट। नीतियां तो ठीक ठाक बनाई होंगी कुछ, तो नीति बनाने वाले वो नहीं है, वो सरकारी तंत्र है जो 20 साल से लगा हुआ है, वही विशेषज्ञ हैं। उनकी नीति में जो खराबी थी, साथ साथ नीयत में बहुत बड़ी खोट। 3 कानून लाए थे, उस कानून का विरोध यहाँ के किसानों ने, जब किसानों ने अलग अलग दिल्ली के मोर्चे संभाले थे तो धौलपुर की जमीन पे भी किसानों में बहुत बड़ा उबाल था। यहाँ से ट्रैक्टर निकाल के लोग निकले थे कि हम मोर्चे, जो लोग संभाल रहे हैं किसान, वो हमारा खून है, हम उनके साथ खड़े हैं। धौलपुर के किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने वो हिम्मत दिखाई। आखिरकार आप खड़े हुए और आपने मजबूर किया कि वो सरकार जो बिना आपसे पूछे इतना बड़ा परिवर्तन लाना चाहती। अब सवाल उठने लगे हैं कि ये नीति आखिर बनाई कैसे थी और किसके इशारे पे बनाई गई थी और किसके लाभ के लिए बनाई गई थी। वे कहते थे कि स्टॉक लिमिट का जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब से वो कानून बहाल हुआ है, आप देख रहे हैं कि सरकार ही उसका प्रयोग कर रही है।
बिना किसी देश में किसान से पूछे धान के, गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगाने वाली यही सरकार है। आज बिना किसी किसान से पूछे 40% निर्यात के, प्याज के निर्यात पे 40% ड्यूटी किसी किसान से नहीं पूछा और किसान सड़क पे आए, किसानों ने विरोध किया कि ये समय नहीं था इस तरह की ड्यूटी लगाने का। तो इनकी रणनीति साफ होती है, जब तक फसल किसान के हाथ में है, आपके खेत में खड़ी है तैयार, आप उसकी कटौती कर रहे हो, काट के उम्मीद रख रहे हो कि मैं मंडी पे ले जाके बेचूंगा, कोई खरीदार मिलेगा, जब तक वहां पहुंची होती है फसल, तब तक इनका जोर होता है महंगाई, हाई महंगाई। और उनकी व्यापार नीति ऐसी बनाई जाती है कि दाम कम से कम रहें, किसान के लिए दाम कम से कम रहें। और जैसे ही जो इनके लॉबी के लोग हैं, जो बड़ा व्यापार देखते हैं, जैसे ही उनके हाथ में पहुंच जाता है और वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करार कर देते हैं, तो आप देखो कहेंगे अरे निर्यात खोल दो, निर्यात खोल दो, व्यापार खोल दो। खुला व्यापार होना चाहिए, सरकार की दखलंदाजी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये धोरी भाषा है। किसान की किसी की देश में आमदनी बढ़ी नहीं और ये दावा कर रहे थे कि हम दुगनी करेंगे। यहां तक कि जो सर्वेक्षण होते थे कि किसान की आय कितनी है, वो डेटा इकट्ठा किया जाता था, बहुत समय उन्होंने उस डेटा को भी रोक के रखा। आज आरटीआई कानून को कमजोर करने के लिए कानून ला रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि जो सवाल पूछेगा उसको उल्टा दंड दिया जाएगा, जो ईमानदार पत्रकारिता करने की हिम्मत रखेगा उसे जेल की सलाखों में के पीछे बंद कर दिया जाएगा। और इतना डरा के रखो, इतना भयभीत लोगों को रखो कि कोई सवाल ना पूछ पाए। 3 कानून लाए थे, किसी किसान से पूछा नहीं था, और अब खुलासा हो गया कि एक एनआरआई आए थे। मोदी जी किनसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, मुझे नहीं मालूम। कोई जनता दरबार का सिस्टम तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट्स तुरंत जाके उनके साथ बैठ के उनको सुझाव दे देते हैं और बिना अमल किए, बिना किसान से पूछे इतना बड़ा वो परिवर्तन लाना चाहते थे। क्यों? कोई एक एनआरआई आए, वो कहा कॉर्पोरेट खेती करो। हमने अमेरिका में देखा है, बड़े बड़े फार्म हैं, ड्रोन से खेती होती है, बड़े बड़े किसान हैं, उन्होंने अपने ब्रांड बना रखे हैं, यहाँ कॉर्पोरेट की खेती कराओ। रिलायंस, टाटा, आईटीसी, अदानी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, खेती कराएंगी, उससे लाभ मिलेगा, पैदावार बढ़ेगी। और जैसे कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय को भी फायदा मिल जाता है, उसी तरह से किसान को भी फायदा मिल जाएगा। ये बात कोई आपको सुझाव के तौर पे आके बैठ के आपके घर में बताएगा तो शायद आप उसको चाय पिला के, मिठाई खिला के कहो, रवाना कर दो कि भाई साहब बहुत बढ़िया बात, जाए, आप ज्यादा विद्वान हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या बात समझी और किस ना समझी में वो कानून लाए। चलिए गलतियां हो जाती हैं सबसे। ये क्या जिद थी कि 13 महीने आप लोगों को मोर्चा बनाना पड़ा, कैड़ी लड़ाई लड़ी, विरोध की भाषा इनके लोग बोलते रहे कि ये तो किसान ही नहीं है, किसानों का लाभ पहुंचाने के लिए, उनको फायदा दिलाने के लिए कानून है, ये तो चंद खालिस्तानी आतंकवादी, कनाडा के लोग, बाहर के लोग, पैसा लेने उगाही करने वाले लोग हैं। मोदी जी सच्चे किसान हितैषी हैं। 13 महीने ये भाषा थी, और जब मोदी जी ने मन बदल दिया तो अगले ही दिन वो टेलीविजन पे आके कहते थे धन्यवाद कि मोदी जी ने ये कानून जो सही नहीं थे वो वापस ले लिए। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। और वाकई में यहां गंगा जमुना तहजीब की बात हुई, बहुत वक्ताओं ने बात कही, सुभाजी भी कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे। ऐसा हमारा देश नहीं था, ऐसा हमारा समाज बन जाएगा। धीमे 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 करके हमें अंदर अंदर इन्होंने इस तरह से खोखला कर दिया। नूह की तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन छुटमुट ऐसी चीजें रोज हो रही। मुजफ्फरनगर के उस वायरल वीडियो का जिक्र मैं करना चाहता हूं। वो ठीक है, हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर गले मिलो, भूल जाओ, माफ कर दो, आगे बढ़ो, फिर नहीं होगा। हम अपने आप को ये दिलासे देके अपनी नजर मोड़ लेते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम नजर ना मोड़ें। ये वक्त आ गया कि समाज के बुद्धिजीवी
इन चीज़ों से ना बचें, वे अपनी छाती अड़ाएं। जहां कोई इस तरह की भाषा बोल रहा है, उन्मादी बात कर रहा है, लोगों को, इन नौजवानों को जिनकी उम्मीद मारी जा रही है, जिन्हें सही दिशा में काम करना चाहिए, जो उनकी उम्र है, उनको बताया जा रहा है कुछ और उस माया जाल में फंसाकर इनका प्रयोग किया जा रहा है। उनको सही रास्ता दिखाने का काम भी आप बुद्धिजीवी करेंगे। क्या हुआ मुजफ्फरनगर में, मैं जानता हूं। यहां मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये आपने भी देखा होगा। मेरी भी 2 छोटी बेटियां हैं। माता पिता, हम लोग उसे बुला के जब हम कुछ कहते हैं, वो कहती है नहीं, यू आर रॉन्ग। हमारे अध्यापक ने हमें सिखाया है, हमारे मास्टर ने हमें बताया, वो सही बताया है। घर के माता पिताओं की नहीं सुनते, जितना वो जो अध्यापक उनको बताते हैं वो उनको मानते हैं। इससे पवित्र रिश्ता नहीं हो सकता कि जो अपनी मां की कही बात को मना कर दे और जो टीचर उन्हें बता रहे हैं, जो मास्टर उन्हें सिखा रहे हैं, उसे कहे कि वो सही है। ये होता है ना हमारे घरों में, सबके साथ होता है। इससे पवित्र रिश्ता कोई होता नहीं है। ये बहुत बड़ा विश्वास है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, इस विश्वास के साथ भेजते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। उनकी परवरिश जैसे हम घर पे करते हैं, उससे ज्यादा ख्याल रखा जाएगा उनका, और उनके अंदर जो हौसला उनको बढ़ाने का काम, आत्मविश्वास, उनके व्यक्तित्व में जिस तरह का निखार हम लोग चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से, वो तालीम के माध्यम से उनको दी जाएगी चीजें। वे सबक सीखने का मौका उनको मिलेगा। क्या हो रहा है, वो वीडियो आपने देखी है ना, क्या हो रहा है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पिटवाया जा रहा है, और बच्चों के सामने इस तरह की, जो जिस बच्चे ने वो बात सहन कर ली, वो बात ठीक है, अब हम उसको बच्चे को गले लगा रहे हैं। वो लोकदल का क्षेत्र है, लोकदल के विधायक हैं, इसलिए अगले सुबह ही वो उस घर में पहुंच गए। उस परिवार से उन्होंने मेरी बात कराई। कितने हिम्मत वाले उनके पिता थे। पहले उनके बोल थे कि हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में या गांव में कोई झगड़ा हो, हम भाईचारा चाहते हैं। पहले शब्द उनके निकले। कितना अंदर उनके गुस्सा होगा, उबाल होगा, सब चीज दबाकर वे अहित नहीं चाहते थे कि मेरे बस्ती का, मेरे लोगों का कोई अहित, कोई नुकसान हो जाए। जहां लोकदल का विधायक है वहां ऐसे विचार जिंदा हैं। जहां इंडिया के घटक दल का कोई कार्यकर्ता होगा, आगे भी उसका जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी का एहसास हमको है। आगे भी जब कहीं झगड़े की कोई संभावना बनती है, हम लोग जाते हैं संभालने। लेकिन कौन वो ताकतें हैं, कौन से वो संगठन हैं, कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी बन गई हमारे बीच में, इतना बड़ा आपने उनको अवसर दिया है, और वो आज क्या कर रहे हैं, लड़ाने और भिड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। अक्सर बीजेपी के लोग ये भाषा का प्रयोग करते हैं, समझ से बिल्कुल परे है। कहते हैं जब चुनाव होता है, जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं, वहां कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ। अब राजस्थान में चुनाव होगा, वो कहेंगे केंद्र में हम हैं और यहां डबल इंजन की सरकार बनाओ। देख लेना, पहले भाषण से लेके आखिरी भाषण तक प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब आएंगे तो यही आपको कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हो तो भाजपा को वोट देनी है। आप वोट मांग रहे हो या धमका रहे हो? संविधान पे शपथ लेके आप पदभार संभाले हैं, और संविधान में मूल जो स्वभाव है, जो मूल संस्कार है, वो ये है कि बराबरी है। कोई भी शासन आपके साथ दुराचार नहीं कर सकता, गलत व्यवहार कोई अधिकारी नहीं कर सकता, कोई शपथ लेने के बाद कोई नेता नहीं कर सकता, कोई बैर नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। भले आपने वोट दी या नहीं दी, मोदी जी प्रधानमंत्री सबके हैं। सारे सांसद बीजेपी के जिस राज्य से हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान के हर एक नौजवान के लिए, हर एक महिला के लिए, हर एक किसान के लिए, हर एक छात्र के लिए, हर एक व्यापारी के लिए काम करें दिन रात। क्या हो रहा है? सुभाष जी ने अभी बताया, वह तो खुद जिस मंत्रालय को संभाल चुके हैं, वे भरतपुर में आके कह रहे हैं कि इससे कोई तुम्हें लाभ नहीं होगा। अब वसुंधरा जी धौलपुर में, तो मैं कह सकता हूं कि धौलपुर के लोगों का भला वसुंधरा जी भी चाहती हैं। वसुंधरा जी ने कल्पना की
और निर्माण किया जिस योजना का, आज इस धरती पे ब्रज के स्थान पे आके जहां जल संसाधन इतने सीमित हैं, इतने कम हैं, कितना कठिन आपका जीवन है, कैसे कैसे करके बहुत जागरूक हैं ब्रज के लोग, जल को लेकर पूजते हैं जल को। यहां इस क्षेत्र में आके कहते हैं और झूठ के ब्रज को कोई फायदा पूर्वी राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट परियोजना से नहीं है। 35 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल जिस परियोजना का है, पहले तो 13 जिले थे, अब तो जिले भी बढ़ गए। 35 लाख हेक्टेयर जमीन जिस परियोजना से सिंचित होनी है, मतलब 50 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए जो योजना है, मुझे बताओ एक भी दिन जितने भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सांसद हैं, एक भी दिन संसद में खड़े होकर उन्होंने कहीं सवाल किया हो, पूछा हो अपनी डबल इंजन की सरकार जो बनाना चाहते हैं अपनी सरकार से, जो सिंगल इंजन की है, उन्हीं से पूछते कि यहां की सरकार तत्पर है। यहां की सरकार रोज कह रही है, एक तरह से अपने केंद्र की सरकार से उनके आगे झुककर हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मदद चाहते हैं, राजस्थान की जनता के लिए चाहते हैं, और कोई सहयोग केंद्र सरकार नहीं देना चाहती। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता तो कितना बड़ा लाभ मिलना था। और आप देखिए कैसे धन को लुटाया जा रहा है। 8,000 करोड़ से ज्यादा 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीदने में खर्च हो गए। हजारों करोड़ रुपए नए संसद भवन की, जिसको देश की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे किसी किसान से बिना पूछे वे आपके व्यापार पे दंड लगाते हैं और आपके लिए कानून लाते हैं, उसी तरह से बिना किसी सांसद से पूछे सांसदों के लिए नया संसद भवन का निर्माण किया। हजारों करोड़ रुपए लगा दिए। कुल 20-21 किलोमीटर की द्वारका एक्सप्रेसवे है। सीएजी ने रिपोर्ट किया है कि 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। 20 किलोमीटर की सड़क क्या 6,000 करोड़ की लागत से बनती है क्या? कल्पना कीजिए, 6,000 करोड़ रुपए कितना पैसा है। हाँ, हम तो चांद तक पहुंच गए 1/10वां हिस्सा में। लेकिन वही पैसा अगर लगाया जाता कि ईस्टर्न राजस्थान कनाल परियोजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है, तो उसका लाभ यहां धौलपुर के लोगों को, भरतपुर के ब्रज के लोगों को जरूर मिलता। लेकिन खुशी है, हमारी तो संख्या बहुत कम है लोकदल, लेकिन होता है ना, तो लोहार की प्रभावी मार तो लोहार वाली की है लोकदल वालों ने। हमारे एक विधायक हैं और उनके सहयोग से सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, यहां मैं देखता हूं कि कौन सी ऐसी घोषणा है जिसका लाभ धौलपुर पे, अलवर को, भरतपुर को दिया जाएगा। अभी अगस्त के महीने में 177 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है। किस लिए? कि माइक्रो इरिगेशन, और जो मैं देख रहा था जो प्रेस विज्ञप्ति थी, लगभग 28,000 हेक्टेयर भूमि पे उस सिंचाई का फायदा मिले किसानों को। इसी महीने में 177 करोड़ रिलीज हुए। इससे पहले जून में 650 करोड़ रुपए जो काला तीर लिफ्ट कनाल परियोजना है, जिससे यहां 2 बांधों को वहां से चंबल से पानी लेकर वहां भरने की उनकी परियोजना है, 650 करोड़ रुपए जून में दिए हैं। और बाकी हर घर को लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक कह रहा हूं ना मैं मंत्री जी? हाँ, मेडिकल कॉलेज दिए हैं। तो ये ठीक है, लोकदल ईमानदारी से इस गठबंधन के साथ रहा। जब बहुत अस्थिरता बीच में आई, लोग तितर बितर हुए, लेकिन हम कहीं अलग नहीं हुए। और आज भी मैं कहता हूं, आप लोग विचलित मत होना। लोकदल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मेरा इशारा समझ लेना। हर हफ्ते खबर बनती है, हर हफ्ते मेरे लिए खबर बनती है, यहां भी छपती होंगी खबरें, विश्लेषण होता है। कौन विश्लेषण कर रहा है, कभी मेरी उनसे मुलाकात तक नहीं हुई, लेकिन एक्सपर्ट हैं वो लोग। मैं, क्योंकि दावत की बात बहुत हुई है और आगे भी उम्मीद रखता हूं कि दावत मिल सकती है, मैं भी वही खुराक पसंद करता हूं जो किसान लोग करते हैं। रोटी चटनी में काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाता है।
दाल बाटी तो दावत है, मीठा कम पसंद है, लेकिन मीठा कौन नहीं खाता। लेकिन ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि जो फैसला लोकदल ने ले लिया, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं कि अमन, शांति, तरक्की, हम उस फैसले को बदल रहे हैं। ऐसी कोई मिठाई नहीं बनी कि मेरा मन चंचल हो जाए, विचलित हो जाए। जिद्दी तो है ना हम लोग। किसान आंदोलन में मैं कहता था भाई तुम किनसे मुकाबला कर रहे हो। किसान तो पैदाइशी जिद्दी होता है, वो जिद्दी ना होता तो किसान कैसे बना रहता। वो किसान है, खेती कर रहा है ही जिद्दी। तो उस जिद को भी समझें। हम स्वाभिमान से समझौता किसान परिवार में पैदा कोई व्यक्ति कभी कर नहीं सकता। हमें एक दूसरे को ताकत देनी होगी, ताकत बढ़ानी होगी, अपनी सरकार बनानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के अगली सरकार में हमारी भी संख्या बढ़ेगी और दोबारा इस सरकार को आप मौका देंगे कि वो लाभकारी काम आपके लिए कर सके। और सगीर जी का भी ख्याल रखना, बहुत भले व्यक्ति हैं। राजनीति में कभी कभी हम जैसे भले लोग मारे जाते हैं तो इनको भी और ताकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और मेहनत कराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने का इंतजाम है, अभी चौधरी साहब निकलेंगे, उसके बाद में पात लगेगी। जितने भी लोग हैं सब खाना खा के जाइएगा, पूरा इंतजाम है। थैंक यू। और आप सबके सहयोग के लिए और खास तौर